चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, जो अथवा में हमें दे रखा है। एक लंबी वृत्तीय शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं शंकु। लंबी वृत्त हम लोगों ने बना लिया है, शंकु बना लिया एक। जो शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी यहां से लेके यहां तक की इसकी हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या यानी इसकी यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 2 सेंटीमीटर। शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, यानी इसी शंकु को, जो शंकु जिस शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसी को हमको पिघलाने के बाद इसका जितना मटेरियल बचेगा उससे हमें क्या बनाना है, एक गोला बनाना है। यानी इसको पिघलाने के बाद जितना भी मटेरियल, जितना भी आयतन का मटेरियल बचेगा उससे हमें क्या करना है, गोला बना देना है, यानी गोले में कन्वर्ट कर देना है। तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास यहां से यहां तक की त्रिज्या होती है, व्यास पूरा यहां से यहां तक, यानी डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। गोले का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो इसकी एक ट्रिक है। यानी क्वेश्चन क्या है कि दो घनावों को पिघलाकर, दो घन को पिघलाकर एक घनाव बनाना है, या दो आकृतियों को पिघलाकर एक आकृति दूसरी बनानी है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों के आयतनों को बराबर बराबर में रख लेते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन इक्वल गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो दोनों के वॉल्यूम जो है हम इक्वल कर देते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि h यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो एक तो h की वैल्यू हम लोग यहां से रख देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये देखिए। देखेंगे एक कैपिटल R बनाएंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग होगी और इसकी त्रिज्या कुछ अलग हो सकती है, इसलिए दोनों के R अलग अलग होंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ बचा कितना, r स्क्वायर, यानी r शंकु की त्रिज्या कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई h की वैल्यू 8 है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई r की पावर क्यूब। ये खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 इंटू r क्यूब। अब देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, यहाँ लेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे का मतलब कैंसिल हो गया। तो यहाँ 8 बचा इक्वल टू r क्यूब। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। r की पावर यहाँ 3 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर से पावर कैंसिल, तो r की वैल्यू 2। और त्रिज्या का डबल क्या होता है, यानी यहां से यहां तक कितना 2 है, तो यहां से यहां तक त्रिज्या का डबल हमेशा व्यास होता है। तो d इक्वल टू 2 इंटू r, तो d इक्वल टू 2 इंटू r की वैल्यू 2 रखेंगे, तो d इक्वल टू व्यास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन था, उसमें अथवा में एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। इन क्वेश्चन में मोस्टली हम लोग ऐसे करते हैं कि जब भी आएगी बात कि दो आकृतियों को पिघलाकर या एक आकृति को पिघलाकर दो आकृति बना रहे हैं, या दो को पिघलाकर एक आकृति बना रहे हैं, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के आयतन को इक्वल में रख देंगे और जो भी चीज निकालने के बोल रखी होगी वो चीज फाइंड आउट हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इन्होंने शॉर्ट में क्वेश्चन कर रखा है। फिर बोल रखा है 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यानी 2 कंडीशन बोल रखी है इन्होंने, 5 वर्ष पहले की और 5 वर्ष की बाद। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने का अर्थ यह है कि दोनों की, यानी पुत्र और मोहन, उन दोनों की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हमें कुछ नहीं दे रखा तो वर्तमान आयु हम उसकी मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो मोहन उसका पिता है, यानी मोहन मान लिया, मोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष मान ली हम लोगों ने, और उसके पुत्र की
पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों ने y वर्ष मान ली। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहां कंडीशन जो बनेगी हमारी, कंडीशन जो बनेगी फर्स्ट 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इसको जो है हमें थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद, बाद के लिए हम हमेशा क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। सपोज करो अभी वर्तमान समय में मैं अगर 15 साल का हूं तो 5 साल के बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 15 और 5 20, यानी बाद के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और पहले यानी अभी अगर मैं 15 का हूं वर्तमान समय में, तो 5 साल पहले कितने साल का होऊंगा, या था 10 साल का, यानी 5 साल पहले का मतलब 5 साल आयु में घट जाएंगे। तो पहले के लिए माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस कर देते हैं। तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान, ये दोनों जो है वर्तमान आयु है, तो दोनों की एजों में जो है 5 वर्ष बाद का जो है आंकड़ा फिट होगा। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, मोहन की आयु जब वर्तमान समय में उसकी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी, x + 5। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, अभी वो 22 साल का है यानी y ईयर का है, तो y में 5 इसके उसमें भी ऐड हो जाएगा। अब बोलना है 5 वर्ष बाद की जो कंडीशन है, मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो दोनों की आयु को हम लोग इक्वल में रख देंगे। मोहन की आयु यहां लिख देंगे। जब भी बात तुलना की आती है तो दोनों वैल्यू को हम लोग आमने सामने रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मोहन की आयु, यानी मोहन की आयु ये है उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी इसमें कितना गुणा हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। कह रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो x + 5 = मल्टीप्लाई होगी, अंदर अगर ब्रैकेट खुलेगा तो 3y + 3 × 5 = 15 x, ये वाला पोर्शन यहां ले लेंगे तो माइनस का 3y = 15, ये प्लस है उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो x - 3y = 10 बचेगा, यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा। तो और इसको इधर ले लेंगे तो माइनस का 10 = 0। तो इक्वेशन नंबर इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, यह हम लोग बराबर कर लेते हैं इसको, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यानी 15 में से 5 गया तो 10 बचा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गई हमारे पास। इसी प्रकार से मैं यहाँ शॉर्ट में कर देता हूँ, आप लोगों को ऐसे ही कर रहे हैं। ये इतना तो क्वेश्चन सेम रहेगा, यानी 5 वर्ष बाद जहां लिखा है तो अब 5 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ लिखोगे 5 वर्ष पहले, पहले या पूर्व बात एक ही है, पूर्व की कंडीशन में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को। मोहन की आयु, तब मोहन की आयु क्या हो जाएगी, मोहन की आयु, अभी वर्तमान समय में मोहन की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो x में से वर्तमान में से 5 घट जाएगा। और पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो 5 साल पहले अभी की आयु में से 5 घटा लेंगे, पहले के लिए माइनस हो जाता है। अब क्वेश्चन प्रश्नानुसार इन्होंने बोल रखा है 5 साल पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो मैं यहाँ प्रश्नानुसार लिख दे रहा हूं, प्रश्नानुसार। ये वाली लाइन आप लोग खुद लिख लोगे, जो मैंने ये वाली लाइन बनाई थी यहाँ के लिए, देखो ऐसी लाइन यहाँ के लिए बनेगी कि 5 साल पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ आप लोग लिख लोगे, तो डायरेक्ट दोनों आयु को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। मोहन की आयु और मोहन की पुत्र की आयु ये हो गई। पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी पुत्र की आयु में 7 गुणा कर दोगे, अगर इसको खोलोगे तो 7y - 7 × 5 = 35, एक्स वाई वाला पोर्शन यहां ले लेंगे, 7y = माइनस का 35, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस सॉरी, x - 7y = माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 चला जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ 3y है, यहाँ 7y है, तो y तो इक्वल नहीं है लेकिन x इक्वल है, तो विलोपन विधि से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों के सामने देखिए एक जैसे चिन्ह है यानी प्लस प्लस है, सेम चिन्ह होने पे दो समीकरणों को हम लोग घटा देते हैं।
तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यानी हम लोग पहले ये लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल टू 10, सेकेंड वन इज x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। घटाने में क्या होता है, चिन्ह चेंज होंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, या माइनस है तो प्लस। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x से x, तो प्लस माइनस माइनस 7y में से 3y चला जाएगा तो 4y, और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या 7y के सामने क्या है, प्लस। ये फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता, 7y के सामने ये वाला चिन्ह माना जाता है, प्लस प्लस प्लस। 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40, बराबर के उधर 40, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस रहेगा। तो y इक्वल टू 40/4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4.40, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी y बराबर 4.40 यानी 10 वैल्यू हो जाएगी। हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख लेते हैं, जो छोटा लगेगा हमें, समीकरण नंबर 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 10 इक्वल टू 10, x माइनस 10 दिया 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, ये उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। इस प्रकार x इक्वल टू कितना हो गया, 40। तो x की वैल्यू यानी x किसका मान है, x हमने किसकी आयु मानी थी, मोहन की। तो मोहन की आयु वर्तमान समय में कितनी है, 40 वर्ष का है मोहन। और मोहन का पुत्र कितने साल का है, देखिए 10 साल का है, क्योंकि वाई उसके पुत्र की आयु थी। तो मोहन का पुत्र कितने, 10 साल का है। अगर इसको हमको क्रॉस चेक कर रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर सही है या नहीं है। वो कैसे, समीकरण नंबर 1 में देखिए आप x की वैल्यू रख दीजिए 40 और y की जगह में 10 रखेंगे, तो 10 या 30, 40 में से 10 जाएगा तो 10 ही बचना चाहिए, तो 10 बच रहा है। यानी ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसका आंसर बिल्कुल सटीक निकला है। एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 27 में क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी 7 मीटर ऊंचा क्या भवन है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक हम लोगों ने बेस मान लिया जो जमीन है, क्योंकि कोई भी चीज होगी ये सिंपल सी ट्रिक है भाई, लॉजिक है, ये देखा जाए तो कॉमन सेंस जैसे कहते हैं हम लोग, कि कोई भी चीज होगी तो खड़ी कहां पे होगी, धरती के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, धरातल बना दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन को हमने बना दिया 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो ये थोड़ा नीचे बनाते हैं, हम लोगों ने धरातल बना लिया और 7 मीटर ऊंचा ये भवन है, तो 7 मीटर भवन, और यहां लिख देंगे भवन ताकि हम लोगों को याद रहे। तो हम लोगों ने भवन बना लिया। भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके शिखर से, तो ये भवन का शिखर है, इसके शिखर से टावर, यानी टावर घर से लंबा होगा। तो सपोज करो ये टावर है, तो अब यहां लिख लेंगे टावर, भवन के शिखर, यानी शिखर का मतलब उसके टॉप से टावर के शिखर, यानी टावर का शिखर, तो ये बन जाएगा। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ उन्नयन कोण बनेगा, तो यहाँ उन्नयन कोण बनाने के लिए हम लोगों को एक काल्पनिक रेखा डालनी पड़ेगी, यहां से सीधे कट। तो ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया है, यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, इसी के, ये जो टावर है उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहां से यहां कितना है, 45 डिग्री है। तो अवनमन का कोण का मतलब क्या होगा, ये वाला जो कोण ऊपर बन रहा है ये कितना, 45 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई यानी ये हाइट हम लोगों को ज्ञात करनी है पूरे टावर की। तो सबसे मेन चीज तो एक ये 7 मीटर लंबा भवन ये है। तो यहां से सीधा सीधा हम लोगों ने ये जो काल्पनिक रेखा डाली है, तो यहां से यहां तक की टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 7 मीटर हो जाएगी। एच हम लोगों को ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की 7 सेंटीमीटर, इसकी 7 मीटर इसकी भी होगी। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इतनी निकालनी है,
टावर की इतनी अगर हाइट निकल जाए तो क्या हो जाएगा, इससे इतनी हाइट से हम लोग इसमें 7 में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन अगर निकल जाए तो हम लोगों की टावर की ऊंचाई निकालनी है, 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक मिल गई है, ये मिल जाएगी तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ये कहां से मिलेगी, अगर हम इस आकृति में देखें, अगर इसको ए बी सी अगर त्रिभुज मान ले तो इसमें कोई भी एक भुजा नहीं दे रखी है, ना ये भुजा की लंबाई है, ना इस भुजा की, ना इस भुजा की। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इन तीनों भुजा में से एक भुजा की वैल्यू मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगी, देखिए इस भुजा के समांतर कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, देखिए ठीक है। तो ये वाली भुजा की हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा ऑलरेडी दे रखी है, तो एक भुजा दे रखी होती है तो दूसरी भुजा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ये हम लोगों को मालूम है। तो हम लोग इससे ये वाली ज्ञात करेंगे, जब ये मिल जाएगी तो हम लोगों को पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसकी और इसकी सेम होगी, फिर इसको और इसको रख के हम लोग निकाल लेंगे। तो सिंपल सा है, इसका भी हम लोग नाम रख देते हैं ए बी सी, इसको डी और ई मान लिया हम लोगों ने। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई में थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री है। थीटा कितना हमारा 45, यानी ये यहाँ अवनमन कोण है, अगर इधर ले लेंगे तो उन्नयन कोण यहां बन जाएगा 45 डिग्री। तो ऐसे हम लोग ढूंढेंगे ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ताकि उसमें क्या आ जाए, ये दोनों भुजा आ जाए। तो लाल बट्टे कक्का हम लोगों को मालूम है लंब आना चाहिए और आधार आना चाहिए। तो लंब कहाँ है, ये है, और आधार ये नहीं, यानी किसमें आएगा, साइन कॉस टेन। तो हम लोग यहाँ लगा देंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है, तो उसी के इक्वल में लिख देंगे लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए ए डी बट्टे और आधार कितना है डी ई। तो टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल टू एडी की वैल्यू कितनी है 7 और डीई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। tan 45 cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल टू 7 अपॉन डीई। यहाँ कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीई इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 मीटर, मीटर में दिया है, हाँ मीटर, तो 7 मीटर आ जाएगा। तो ये भी क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। जब ये 7 मीटर है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, 7 मीटर होगी। देखिए ये भी 7 मीटर होगी। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को लेंगे, क्योंकि हमको निकालनी कौन सी है, फार्मूला वही रहेगा निकालना। एक उसको लेते हैं जो निकालना होता है, जो हमें चाहिए, एक वो जो दे रखी होती है। तो ये दे रखी है, हम लोगों ने निकाल लिया, ये भी 7 मीटर की होगी जब ये 7 मीटर की है तो। और निकालना कौन सा, हमको इतना चाहिए, तो ये और ये ले लेंगे। लंब है, ये आधार है, लंब और आधार, ये भी किस में आ रहा है, tan में, लेकिन थीटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुनः, अगेन त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू वही लंब बट्टे आधार, यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा BC अपॉन CA। tan थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा 60 डिग्री इक्वल टू BC, BC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और CA की जो वैल्यू है वो 7 मीटर दे रखी है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ कुछ नहीं है 1 है, BC इक्वल टू 7 √3 मीटर, ये BC की वैल्यू हो गई, यानी यहां से यहां तक। अब यहां लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, हम लोग क्या कर देंगे उसके लिए BC, क्योंकि टावर यहां से लेके यहां तक का है, तो BC प्लस CE। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 7 √3 प्लस CE की वैल्यू 7 है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो जोड़ के कितना आ जाएगा, देखिए अगर 7 हम लोगों को क्या है बाहर निकालना पड़ेगा, तो 7 √3 अंदर कितना बचा 1, कॉमन ले लिया हम लोगों ने 7, तो यह इतना मीटर टावर की जो ऊंचाई है, टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 1 मीटर, ये टोटल टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। आज की वीडियो हम लोग करते हैं यही समाप्त, एंड मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। एंड आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।